नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज आपको दिखाने जा रहे हैं धर्मांतरण वाले गैंग के राजदारों के गायब होने की कहानी, जो यूपी एटीएस की रडार पर थे लेकिन अब गायब है। तो वहीं दिखाने जा रहे हैं धर्मांतरण का तबलीगी प्रोफेसर। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे अलीगढ़ की रोहिंग्या फैक्ट्री बेनकाब। धर्मांतरण गैंग के मुखिया की गिरफ्तारी के बाद से लगातार यूपी एटीएस की रडार पर वो राजदार थे जिनको इस धर्म परिवर्तन की साजिश के बारे में पहले से पता था। नोएडा की उसी डेफ सोसाइटी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। दस्तावेज लगातार खंगाले जा रहे थे, लेकिन इसी बीच जब डेफ सोसाइटी स्कूल के कर्मचारियों और टीचर्स से एटीएस ने संपर्क करने की कोशिश की तो सभी का फोन स्विच ऑफ हो गया है, जिसने इस धर्मांतरण के खेल के पीछे बड़े खिलाड़ियों के शक को गहरा दिया है। देखिए जिहादी साजिश का स्विच ऑफ। धर्मांतरण गैंग के राजदार, बंद फोन पकड़ से बाहर। स्कूल के कर्मचारियों का फोन बंद। स्कूल के टीचर्स का फोन बंद। बंद फोन के पीछे क्या छिपा है राज? नोएडा से एटीएस के हत्थे जो धर्मांतरण गैंग के 2 सदस्य चढ़े थे, उनके तार इसी स्कूल से जुड़े थे, जो अपने कारनामे को इसी स्कूल के जरिए अंजाम दे रहे थे। उमर गौतम और जहांगीर को एटीएस ने धर दबोचा था और फिर हुआ था खुलासा कि कैसे वो मूक बधिर बच्चों को अपना निशाना बनाते थे, उनको बरगलाते थे और फिर धर्म परिवर्तन करवाते थे। नोएडा के डेफ सोसाइटी नाम के इस स्कूल को उमर गौतम और जहांगीर ने अपना अड्डा बनाया था, जिसके बाद एटीएस और पुलिस ने इस स्कूल को घेरा था, जिससे किसी भी कीमत पर दस्तावेज इधर से उधर ना हो। साथ ही स्कूल की पूरी हिस्ट्री को खंगाला जा रहा था कि इस स्कूल के जरिए कितने बच्चों को धर्मांतरण गैंग ने अपना निशाना बनाया है। एटीएस लगातार जांच कर ही रही थी और उस जांच के दायरे में सिर्फ इस स्कूल के अंदर बंद दस्तावेज ही नहीं थे, बल्कि इस स्कूल में काम करने वाले टीचर्स और कर्मचारी भी हैं। लेकिन जब स्कूल के कर्मचारियों को फोन किया गया तो उनका फोन बंद मिला। स्कूल के टीचर से संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद मिला। कर्मचारियों और टीचर्स ने नहीं हो पा रहा संपर्क, जिसके बाद फोन बंद मिलने से लगातार गहराता जा रहा है शक। धर्मांतरण मामले में नोएडा डेफ सोसाइटी का नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस सोसाइटी से जुड़े हुए सभी कर्मचारी और शिक्षकों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। यही वजह है कि जो इस संस्थान के कर्मचारी और शिक्षक हैं, उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। इस वक्त हम उसी नोएडा डेफ सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं, जिसके कर्मचारी और शिक्षकों के बारे में उत्तर प्रदेश एटीएस जानकारी खंगाल रही है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस स्कूल से जुड़े सभी शिक्षक और कर्मचारियों ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश एटीएस का जो शक है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है। दरअसल इस स्कूल की चारदीवारी के पीछे वो सच छिपे हैं, जिसके तार अलग अलग जिलों और राज्यों तक फैले हुए हैं, जिसमें धर्मांतरण गैंग का पूरा प्लान भी शामिल है, जिसके जरिए वो कानपुर से लेकर लखनऊ और बिहार तक लगातार धर्मांतरण का धंधा चला रहे थे और युवाओं को बरगलाकर अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन उस सच को बाहर लाने और पीड़ितों तक पहुंचने के लिए यूपी एटीएस को तलाश उन तमाम कर्मचारियों की जो इस स्कूल में काम करते थे। नोएडा डेफ सोसाइटी के जरिए एक पूरा प्लान जमीन पर उतारा जा रहा था और उसका करता धरता था उमर गौतम, जिसने धर्मांतरण के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के साथ साथ उन बच्चों पर नजर गड़ा दी थी जो सुन या बोल नहीं सकते थे।
मूक बधिर बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर वो उनका धर्म परिवर्तन करा रहा था और ऐसे कई बच्चे थे जिनके जरिए वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गया था। लेकिन जब यूपी एटीएस ने उमर गौतम के काले कारनामों की परत उखाड़ कर रख दी, इसके बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस उमर गौतम के जो असल राजदार हैं, वो अब भी गायब हैं, जिनको सरगर्मी से यूपी एटीएस तलाश रही है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। यूपी में साजिश रचकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक विवादित प्रोफेसर का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इस प्रोफेसर ने कानपुर की एमबीए की छात्रा का इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि उसने न सिर्फ अपना मजहब बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, बल्कि धर्म परिवर्तन के बाद अपने परिवार से हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया। अब आरोपी प्रोफेसर एटीएस और दूसरी एजेंसियों के निशाने पर है। बड़ी बात यह है कि आरोपी प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का भी करीबी बताया जाता है। धर्मांतरण के केस में प्रोफेसर का नाम, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर धर्मांतरण की रचता था साजिश। मोहम्मद शाहिद की करतूत का सनसनीखेज खुलासा। धर्मांतरण के खेल में कितने बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, इसका एक उदाहरण प्रयागराज से सामने आया। यह इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर विवादों के घेरे में है। वैसे तो ये प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में है, लेकिन धर्म को भी इसने धंधा बना रखा था। खुलासा हुआ कि कानपुर की एक छात्रा का इसने ब्रेन वॉश किया और उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद छात्रा ने अपने घर को छोड़ दिया। आरोप यह है कि प्रोफेसर शाहिद ने ही इस छात्रा का ब्रेन वॉश किया, उसका धर्मांतरण करा दिया, उसे ऋचा से मोमिन अली बना दिया और इसके बाद जो है वो उसने अपने घर से रिश्ता तोड़ लिया। वो नोएडा में नौकरी करने लगी। नौकरी के जो पैसे मिलते हैं उस पैसे को वो एक मस्जिद को दान कर देती है। छात्रा के परिवार वालों और दूसरे करीबियों ने जब प्रोफेसर का कच्चा चिट्ठा खोला तो वो परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो चुका है। प्रोफेसर का मोबाइल भी इस वक्त बंद आ रहा है, लेकिन एटीएस और दूसरी एजेंसी लगातार उसकी तलाश में है ताकि धर्मांतरण वाले इस गिरोह का पता लगाया जा सके। मोहम्मद शाहिद से पता लगाने की कोशिश होगी कि उसकी ये कड़ी कहां से जुड़ी है। कानपुर की जिस लड़की का नाम धर्म परिवर्तन के मामले में सामने आ रहा है, वो घाटमपुर की है। प्रयागराज के संस्थान में एमबीए की पढ़ाई की थी। प्रयागराज में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान मोहम्मद शाहिद से मिली। धर्म परिवर्तन कराने वालों की लिस्ट में 12वें नंबर पर छात्रा का नाम। धर्म बदलवाने के बाद छात्रा ने अपना नाम माहिम अली रखा। फिलहाल एटीएस को प्रोफेसर शाहिद की तलाश है और उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर रखा है। उनके घर पर भी ताला लटका हुआ है, वो घर पर भी नहीं है। कहाँ गए हुए हैं इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ये मामला उजागर होने के बाद, एटीएस टीम के एक्टिव होने के बाद प्रोफेसर साहब अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गए हैं। आरोपी प्रोफेसर खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि परिवार वाले आखिर उसका नाम क्यों ले रहे हैं। सवाल यह भी है कि इस मामले का खुलासा होते ही आखिर प्रोफेसर कहां भाग गया। देखना यह होगा कि एटीएस इस मामले में आगे किस तरीके की जांच करती है, प्रोफेसर पर किस तरह का शिकंजा कसा जाता है। प्रोफेसर शाहिद हैं, वो पिछले साल जमातियों की मदद करने के आरोप में, मौलाना साद से संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। धर्मांतरण के बाद छात्रा नोएडा में शिफ्ट हो गई। परिवार वालों से उसने पूरी तरह रिश्ते खत्म कर लिए हैं। एमबीए पास युवती अच्छी कंपनी में काम करती है। सैलरी से हर महीने 75,000 रुपए तक
इस्लामिक संस्था को देती है। दूसरी लड़कियों को भी इस्लाम कबूल कराने के लिए काम कर रही है। ये कोई पहली दफा नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर शक के दायरे में रहा। साल 2018 में भी मोहम्मद शाहिद का नाम तबलीगी जमात की उस करतूत से जुड़ा था जिसने देश में कोरोना की तादाद को बढ़ा दिया था। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का करीबी प्रोफेसर शाहिद पर तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने का आरोप था। चोरी छिपे शरण देने के मामले में प्रोफेसर शाहिद का नाम सामने आया था। प्रोफेसर शाहिद समेत 16 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त 2 महीने तक जेल की हवा खा चुका है प्रोफेसर शाहिद। यूपी एटीएस कड़ियों को जोड़ते हुए सबूत इकट्ठा कर रही है। मोहम्मद शाहिद प्रयागराज के जिस मेंदौरी कॉलोनी में रहता था वहां उसके घर पर ताला लटका है। साथ ही ये बात भी पता चली कि प्रोफेसर का कनेक्शन तबलीगी जमात से भी है। वो मौलाना साद के संपर्क में रहता है। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। देश में अवैध तौर पर दाखिल होने वाले घुसपैठिए लगातार एटीएस की रडार पर हैं। 18 जून को म्यांमार से अलीगढ़ का कनेक्शन सामने आया था जब 2 रोहिंग्या अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए थे। लेकिन पूछताछ में जब रोहिंग्या ने मुंह खोला तो जांच एजेंसी भी सन्न रह गई, क्योंकि जिन रोहिंग्या को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था वो फर्जी दस्तावेज बनवाने से लेकर तस्करी करने में माहिर थे। देखिए अलीगढ़ की रोहिंग्या फैक्ट्री बेनकाब। एटीएस की रडार पर घुसपैठिए, म्यांमार का अलीगढ़ कनेक्शन, रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के बाद खुलने लगे राज। इस साल जनवरी में एटीएस को सफलता हाथ लगी थी जब अवैध तौर पर रह रहे रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद परत दर परत खुलती चली गई थी कि कैसे अवैध तौर पर ये रोहिंग्या न सिर्फ देश में दाखिल हुए बल्कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई और लोगों को देश में एंट्री दिलवाई। जांच में हुए खुलासे के बाद लगातार एटीएस उन रोहिंग्याओं को तलाश रही है जो अवैध तौर पर देश में दाखिल हुए और फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। इसी बीच एटीएस इन रोहिंग्याओं की तलाश में जुटी हुई थी। तभी पिछले हफ्ते 18 जून को अलीगढ़ में एटीएस की छापेमारी हुई जिसमें अलीगढ़ से 2 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई। मोहम्मद रफी और आमीन को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में रह रहे थे दोनों रोहिंग्या। असली पता परिकम मांगडू म्यांमार। दरअसल इनकी गिरफ्तारी नोएडा में हुए एक रोहिंग्या की गिरफ्तारी के बाद मुमकिन हो पाई थी जहां हसन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसकी निशानदेही पर रोहिंग्या का अलीगढ़ कनेक्शन निकलकर सामने आया। अलीगढ़ में 45 रोहिंग्या परिवारों की मौजूदगी, मजदूरी के जरिए कर रहे गुजारा। रफी और आमीन के पास से सोने के बिस्किट बरामद। इस गिरफ्तारी के बाद अलीगढ़ में रह रहे रोहिंग्या परिवारों का खुलासा हुआ जो अब रफीक और आमीन की गिरफ्तारी के बाद सदमे में है क्योंकि इन दोनों की मदद से ही वो म्यांमार से यूपी के अलीगढ़ में दाखिल हुए थे और उनके पास अब कोई दस्तावेज नहीं है। 2 बीबी है, 2 लड़का, 2 लड़के है। आपके मियां का नाम क्या है? मोहम्मद अमीन। अरे क्या हुआ था, कौन ले गया उन्हें, क्या मामला था पूरा? मेरे पास कुछ भी मिला ना, 5 बजे आके उठा के ले गई। मेरे पास कुछ भी, मेरे दूध पीती ऊपर वाली, दूध खत्म हो गई। मेरे बच्चे की बहुत तकलीफ होगा। मेरे बच्चे बहुत रो रहा रात को, पापा कह दिया। लेकिन सिर्फ ये परिवार नहीं है जो अलीगढ़ में अवैध तौर पर रह रहे थे, बल्कि रोहिंग्याओं ने बताया कि रफीक और आमीन की गिरफ्तारी के बाद करीब 35 परिवार ऐसे हैं जो अलीगढ़ छोड़कर कहीं चले गए हैं। इसके बाद हम कुछ बंदा यहाँ पे रह रहा था तो वही सूचना लेके एटीएस वाले ने यहाँ पे रफीक और आमीन को भी पकड़ के ले गया, लेकिन इन लोगों का कोई गलती नहीं है। ये इसका शाड़ू जो है हमें एलआई ऑफिस के जरिए से मालूम पड़ा था कि ये हसन जो है कलकत्ता से सूचना दिया। दरअसल एटीएस की जांच में निकलकर सामने आया है कि रफीक और आमीन सोना तस्करी का काम करते थे। इसके साथ ही मानव तस्करी के धंधे से दोनों जुड़े हुए थे। नकली दस्तावेज बनवाने में थे एक्सपर्ट। फिलहाल लगातार एटीएस रफी और आमीन के साथ साथ हसन से भी पूछताछ में जुटी है कि आखिर कितने रोहिंग्या परिवारों को
अब भारत में अवैध तौर पर एंट्री दिलवा चुके हैं। साथ ही इनके तार किन किन राज्यों और जिलों तक फैले हुए हैं। यही नहीं, एटीएस के रडार पर वो कर्मचारी भी हैं जो फर्जी दस्तावेज बनवाने में इन रोहिंग्या की मदद करते थे। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में जिस घर में खुशियां आने वाली थी, जिस घर में शादी की शहनाई बजने वाली थी, उस घर में पसर गया मातम। सगाई वाले दिन ही एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और ये पूरी वारदात कैद हो गई सीसीटीवी में। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है कि आखिर इस वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। देखिए सगाई से पहले मर्डर। सड़क पर दिन दहाड़े हुई वारदात। बाइक सवार युवक को लगी गोली। खून से लथपथ युवक तड़पता रहा और फिर युवक ने तोड़ दिया दम। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि चलती फिरती रोड पर बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और फरार हो गए। वारदात की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, कोहराम मच गया, जिसके बाद पुलिस लगातार उन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल फिरोजाबाद में जिस युवक को भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौत की घाट उतार दिया गया वो पवन था। पवन हर रोज की तरह गल्ला मंडी जाता था। उस रोज पवन की लगन होनी थी, इसलिए वो सुबह सवेरे अपने काम को खत्म करने के लिए निकला था। उस रोज पवन खुश था, घर पर तैयारियां चल रही थी। पवन की लगन होने वाली थी, सुबह काम पर निकला था। रास्ते में बदमाशों ने मारी गोली। गोली लगने के बाद भी पवन ने नहीं हारी हिम्मत। गोली लगने के बाद काफी देर तक सड़क पर बैठा रहा पवन। घटना का रोज दैनिक दिनचर्या में आड़त करने जा रहा था। आज टीका लगन तिलकोत्सव था इसका आज। हाँ, पता नहीं ये क्या कैसे कौन अज्ञात में समझे। तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ, हम तो घर पे थे, किसी ने फ़ोन किया तो मंडी में आड़त के जिसके दोस्त थे वो आ गए। उसको पता चला हो उनको, तो वो लेके हॉस्पिटल में लेके आए। इतना ही हमको तो मालूम है। क्या मारा, क्या कुछ पता चला? जी, क्या मारा क्या था? मारा क्या पता नहीं, तो पिस्टल है, कोई छोटी सी राउंड गोली है, मतलब वो बढ़िया वाली होगी। पिता की आंखों में अब आंसू हैं, जिन आंखों में थोड़ी देर पहले बेटे को मिलने जा रही नई जिम्मेदारी की खुशी थी पवन की नई जिंदगी शुरू होने की। लेकिन बीच बाजार में पवन को बदमाशों ने गोली मार दी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और जब पवन को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान पवन ने दम तोड़ दिया। पवन कुमार करके एक लड़का है, आड़त करता है सब्जी की। इसका आज ही लगन टीका होना था शादी का। ये सुबह जा रहा था मंडी, सब्जी भी लेने जा रहा होगा और इसको फुटेज हमको प्राप्त हो गए हैं। लड़के आते हैं, दो पीछे से इसको गोली मारते हैं और दुर्भाग्य से वो गोली इसके सीने पे यहाँ बाएं तरफ लगती है। बिल्कुल एक जो है बिंदी होती है माथे की, उतना ही छेद है, बिंदी टाइप का ब्लड लग रहा है। और लेकिन हमें लग रहा है उसका हार्ट जो है पंचर हो गया। वो वहीं बैठता है, ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं, वहाँ स्कैन लेना है। बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने मौके का किया है निरीक्षण, सारे फुटेज निकलवा रहे हैं रास्तों के। थोड़ा सा मुझे जो संदेह प्रथम दृष्टिया है वो इस शादी को लेके ही कोई दिक्कत है। अब आगे हम लोग उसको डेवलप कर लेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे और उनको ठीक से सजा दिलाएंगे जिन्होंने इस गंदे काम को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। साथ ही उन बदमाशों की तलाश की जा रही है जिन्होंने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन साथ ही पुलिस का शक शादी को लेकर भी है, क्योंकि जिस दिन पवन की लगन थी उसी दिन सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस को तलाश है बदमाशों की, जिसके लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।